शिवेश भी ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया था। इस समय वो एक होटल में रुका था। शिवेश होटल रूम में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। आज वो यहाँ की अपनी कंपनी में जाने वाला था, इसलिए वो पहले यहाँ की प्रोजेक्ट पर कैसा काम चल रहा है ये देख रहा था। रूथ भी शिवेश साथ उसके काम में लगा हुआ था। कुछ देर दोनों काम करते हैं, फिर कंपनी के लिए निकल जाते हैं। वही उधर रागिनी इस वक्त शिवेश के केबिन में उसकी चेयर पर बैठी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। रागिनी ने शिवेश से प्रॉपर्टी साइन कराने का प्लान बना लिया था, वो आज ही उसे पूरा करने वाली थी, तभी वहां कदमों की आहट आना शुरू हो जाती है। रागिनी शिवेश की चेयर से खड़ी हो साइड हो जाती है। गेट ओपन कर अंश और आशु अंदर आते हैं। सामने रागिनी को देख अंश के माथे में सिलवटें आ जाती है। अंश रागिनी को वहां देख अपनी एक आईब्रो उचकाते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रागिनी अंश को देख मुस्कुराते हुए बोली, वो मैं शिवेश के पास उसको उसका शेड्यूल बताने आई थी, पर वो यहाँ है नहीं क्या? वो अब तक ऑफिस नहीं आया? अंश हल्ला मुस्कुराते हुए बोला, क्या बात है मिस असिस्टेंट, आप शिवेश की असिस्टेंट हो, फिर भी आपको पता नहीं कि शिवेश आज नहीं आने वाला, वो ऑस्ट्रेलिया गया हुआ है। अंश की बात सुनकर रागिनी का चेहरा तो सफेद पड़ जाता है। शिवेश ने रागिनी को ऐसा कुछ तो बताया ही नहीं। उसने शिवेश को फोन भी किया था, पर हाथ शिवेश ने उसे ऐसा कुछ नहीं बताया। और अचानक ऑस्ट्रेलिया क्यों? रागिनी फेंक हंसी हंसते हुए बोली, हाँ वो बताया तो था, पर मैं ही भूल गई। अच्छा मैं चलती हूँ। इतना कहकर रागिनी शिवेश के केबिन से बाहर निकल जाती है। अंश और आशु रागिनी को जाते हुए देखते रहते हैं। अंश मुंह बनाते हुए बोला, अजीब है, ऐसी कैसी असिस्टेंट है ये? चलो हम वो फाइल ढूंढते हैं। आशु अंश की बात सुनकर बहाना लगाते हुए बोली, अंश सर वो मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया है, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर आशु भी वहां से रिफ्फू चक्कर हो जाती है। अंश पीछे से आशु को आवाज देता रहा, पर आशु तो वहां से भाग जाती है। इसे क्या काम आ गया? अब अंश खुद में ही बड़बड़ाता है और जिस काम के लिए शिवेश के ऑफिस में आया था वो करने लग जाता है। वही आशु भागते हुए सिंधिया उतर रही थी। उसे रागिनी पर कुछ शक हो जाता। वही कंफर्म करने के लिए वो रागिनी के पीछे जाती है। उसने रागिनी को लिफ्ट से जाते देख लिया था। आशु भागते हुए ही रोनित को कॉल लगाती है। रोनित 2 रिंग जाते ही कॉल पिक कर लेता है। आशु बोली, जहाँ कहीं है अभी के अभी ऑफिस आ। आशु की बात सुनकर रोनित इधर उधर देखते हुए बोला, मैं तो ऑफिस में ही हूँ। आशु हैरान होते हुए बोली, तू सिंघानिया कंपनी में क्या कर रहा है? मैं क्यों सिंघानिया कंपनी आऊंगा, मैं हमारी कंपनी में हूँ। रोनित आशु की बात सुनकर बोला। तब तक आशु ग्राउंड फ्लोर पर आ गई थी। आशु रोनित की बात सुनकर अपना सिर पीटते हुए बोली, गधे में तुझे सिंघानिया कंपनी आने को कह रही, एजेंट है, बाइक लेकर आ, अगर 15 मिनट में तू नहीं आया तो मैं तेरा मार मार के भरता बना दूंगी। इतना कहकर आशु फोन कट कर देती है। रोनित अपने केबिन में बैठा फोन को घूर रहा था और खड़ा होकर टेबल से बाइक की चाबी उठाते हुए बोला, अगर टाइम से नहीं पहुंचा ना तो ये लड़की सच में मेरा भरता बना देगी। खुद से बड़बड़ाते हुए रोनित केबिन से बाहर चला जाता है। वही रागिनी लिफ्ट से निकलकर बाहर की ओर जाने लगती है। आशु भी रागिनी के पीछे हो जाती है। आशु खुद से मद ही मन बोली, अब इसे रोकूं कैसे? उस गधे को आने में 15 मिनट लगने वाले हैं, क्या करूं? पर शायद आज आशु की किस्मत उसके साथ नहीं थी। रागिनी पार्किंग एरिया में जाती है और अपनी स्कूटी पर बैठ वहां से बाहर निकाल चली जाती है। आशु स्कूटी के नंबर नोट कर लेती है और बाहर आकर रोनित का वेट करने लग जाती है। आशु वहां खड़ी खड़ी घड़ी में टाइम देख रही थी, तभी उसे गार्ड की आवाज सुनाई देती है, क्या हुआ बेटा, किसका इंतजार कर रही हो? आशु गार्ड को देखते हुए बोली, कुछ नहीं काका, बस एक गधे का वेट कर रही हूँ। गार्ड नासमझी में आशु को देखते हुए कहता है, गधे का? पर तुम गधे का वेट क्यों कर रही हो? आशु गार्ड की बात सुनकर हंसते हुए बोली, अरे काका, हमारा दोस्त आने वाला, उसका वेट कर रही हूँ, असली गधे का नहीं। गार्ड भी आशु की बात पर मुस्कुरा देता है। वही अंश शिवेश के केबिन से फाइल लेकर अपने केबिन में आ जाता है। अंश अपने केबिन में विंडो के पास रखे सोफे पर बैठ जाता है, तभी उसकी नजर गेट पर गार्ड से बात करती आशु पर पड़ती है। आशु को देख अंश खुद से बोला, ये लड़की यहाँ खड़े गार्ड से गप्पे लड़ा रही है और मुझे कह रही थी कि इसको कोई जरूरी काम आ गया। यह जरूरी काम है इसका। तभी वो देखता है वहां एक बाइक आकर रुकती है। उस बाइक पर एक लड़का बैठा है जिसने हेलमेट लगा रखी थी। आशु उस बाइक वाले के पीछे बैठकर चली जाती है। अंश आशु को किसी लड़के के साथ जाते देख गुस्से में अपनी मुट्ठी कस लेता है। वही सीमिया आज उदास सी गार्डन में बैठी थी। उसके पास किट्टू और तन्वी बैठे थे। किट्टू कब से देख रही थी सीमी कोई बात ही नहीं कर रही है। किट्टू सीमी को देखते हुए बोली,
यार हुआ क्या है, तू कुछ बोल भी नहीं रही और उदास लग रही है। सीमी किट्टू कहे देखती है और होठ बाहर निकाल मासूम सी आवाज में बोली, आज मेरा मन नहीं लग रहा है। तभी वहां वैभव और अनुज आ जाते हैं। अनुज सीमी को देख बोला, और ऐसा क्यों, आज तुम्हारा मन कॉलेज में क्यों नहीं लग रहा है? तुम तो पाकू लड़की हो यार, हमारा मन ना लगे कॉलेज में इस बात पर तो यकीन हो सकता है, पर तुम्हारा नहीं लग रहा इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। वैभव सीमी के उदास चेहरे को एकटक देख रहा था। अनुज का इतना लंबा चौड़ा भाषण सुनकर तन्वी उसके कंधे पर मारते हुए बोली, गधे थोड़ा कम बोल। क्यों, मेरा बोलना तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है क्या? तन्वी मुंह बनाते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त हो रहा है, जब देखो तब चप चप करता रहता है। किट्टू दोनों को देखते हुए बोली, यार तुम दोनों चुप करो। सीमी तू बता, तू उदास क्यों है? अनुज और तन्वी दोनों एक दूसरे को घुरकर देखते हैं। सीमी बच्चों जैसे मुंह बनाते हुए मासूम आवाज में बोली, आज विराट दी किसी काम से बाहर गई है और मैं उनके बिना एक दिन भी नहीं रही हूँ, इसीलिए बुरा लग रहा है। वैभव सीमी की बात सुनकर बोला, तो क्या हुआ? तुम कोई छोटी बच्ची थोड़ी हो जिसका भाभी के बगैर मन नहीं लग रहा हो। सीमी वैभव को गुस्से में घुरते हुए बोली, तुम चुप रहो, मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। वैभव सीमी को देखते हुए बोला, ठीक है तो फिर चलो तुम्हारी उदासी दूर करके लाते हैं। सीमी मुंह बनाते हुए बोली, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ कहीं भी, तुम जाओ अकेले। वैभव किट्टू की ओर देख इशारा करता है। किट्टू वैभव का इशारा समझकर बोली, सीमी यार चल ना, इसी बहाने हम सब घुमाई कर लेंगे। सीमी किट्टू को भी मना कर देती है, फिर सभी सीमी को मनाने लगते हैं। सबके इतना जिद करने पर किट्टू मान जाती है और सभी एक साथ वैभव की गाड़ी से मुंबई घूमने निकल जाते हैं। वहीं मोना भी उनकी बात छिपकर सुन लेती है। मोना अपनी चम्मचियों के साथ उनके पीछे चली जाती है। विरा की बात सुनकर अंकेश हैरान रह जाता है, पर अंकेश कुछ नहीं कहता है क्योंकि वो जानता था विरा के लिए उसके पापा क्या थे। उनके लिए विरा एक आम लड़की से माफिया गर्ल बन गई। अंकेश ही जबरदस्ती वाली मुस्कान बनाए रखता है। नानी विरा की बात सुनकर कुछ नहीं कहती है। वो खुश थी विरा के लिए कि उसने आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है। कुछ देर विरा मामा मामी और नानी से बात करती रहती है। उसके बाद विरा और अंकेश आराम करने रूम में चले जाते हैं। विरा रूम में आकर कोट उतार कर बेड पर रखती है और वॉशरूम चली जाती है। तभी विरा के फोन पर एक मैसेज आता है। 2 मिनट बाद विरा का फोन बजने लगता है, पर विरा वॉशरूम में थी, उसे फोन की रिंग नहीं सुनाई देती है। वही शिवेश और रुद्र इस वक्त कंपनी में थे। शिवेश कंपनी में अपने ऑफिस में बैठा था। उसके सामने यहाँ इनकी कंपनी संभालने वाला नितेश मुखर्जी बैठा था, जो शिवेश को कंपनी में चल रहे प्रोजेक्ट की लागत और मुनाफे के बारे में बता रहा था। शिवेश और रुद्र दोनों नितेश की बात को ध्यान से सुन रहे थे। कुछ वक्त में शिवेश पूरे स्टाफ के साथ एक मीटिंग करता है। मीटिंग पूरे 1 घंटे तक चलती है। उसके बाद शिवेश और रुद्र नितेश के साथ प्रोजेक्ट साइट देखने के लिए निकल जाते हैं। वही आशु और रोनित इस वक्त बाइक पर सवार थे। रोनित बाइक तेज स्पीड में चला रहा था। वही पीछे बैठी आशु फोन में देखते हुए लोकेशन बता रही थी। कुछ देर में उनकी बाइक जंगल से थोड़ी दूर सड़क पर आकर रुकती है। आशु बाइक से उतरते हुए बोली, अब यहाँ से थोड़ी दूर हम पैदल चलते हैं। रोनित बाइक से उतरते हुए बोला, पर हम जा कहाँ रहे हैं, ये तुमने मुझे अब तक नहीं बताया है। आशु आगे जाते हुए बोली, पहले चल तो सही, फिर तुझे पता चल जाएगा। रोनित भी आशु के साथ आगे जाने लगता है। कुछ दूर आगे चलने पर उन्हें एक घर दिखाई देता है। विरा और रोनित उस घर को देख एक दूसरे को देखते हैं और हाँ में सर हिलाकर दोनों अलग अलग दिशा में हो जाते हैं। दोनों के चेहरों पर इस वक्त मास्क और साथ में कैप लगी हुई थी। कुछ वक्त में दोनों उस घर के नजदीक पहुंच जाते हैं। आशु जिस और थी वहां एक खिड़की बनी हुई थी जो आधी खुली थी। आशु घिरे से उस खिड़की से अंदर झांकती है, तब उसे अंदर सोफे पर 2 आदमी बैठे दिखाई देते हैं जिनका चेहरा दूसरी ओर था। वही उनके सामने रागिनी बैठी थी। तभी उनमें से एक आदमी बोला, क्या खबर लेकर आए हो आज? रागिनी टेबल पर रखे वाइन के गिलास को उठाते हुए तिरछा मुस्कुराते हुए बोली, शिवेश सिंघानिया कल रात ऑस्ट्रेलिया गया है और आज वो वहीं रहने वाला है। सामने बैठे दोनों आदमी एक दूसरे की ओर देखते हैं और फिर एक शैतानी हंसी हंसते हुए बोले, मतलब हमारा काम आसान हो रहा है। शिवेश खुद अपनी मौत के पास चलकर गया है। आशु जब ये सुनती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वही रोनित दूसरी तरफ खड़ा था जहां पर गेट था, जिसकी झिरी से वो अंदर देखने की कोशिश कर रहा था और उनकी बातें सुन रहा था। अंदर की बात सुन रोनित खुद से बोला, ओ तो यहाँ शिवेश सर को मारने की प्लानिंग चल रही है। मानना पड़ेगा आज जिंदगी में पहला काम बंदरिया ने सही किया है। वो दूसरा आदमी पहले आदमी से बोला, डैनी को फोन करो और शिवेश सिंघानिया को मारने का कहो।
पहला आदमी अपना फोन निकाल डैनी को फोन करने लगता है। आशु ये सुन दबे पांव रोनित की ओर जाने लगती है और पीछे से रोनित के कंधे पर हाथ रखती है। रोनित हड़बड़ी में चिल्लाने को हुआ कि आशु ने जल्दी से रोनित के मुंह पर हाथ रखकर रोनित का मुंह बंद कर देती है और रोनित के कान के पास आकर बोली, गधे में हूँ, चिल्ला क्यों रहा है। रोनित आशु का हाथ मुंह से हटा धीरे से बोला, मुझे लगा मैं पकड़ा गया इसलिए तुम्हें संचेत कर रहा था। आशु रोनित को खींचते हुए वहां से ले जाते हुए बोली, अब चल यहाँ से। बाहर से खुशफुसाहट सुन पहला आदमी अपने मुंह पर अंगुली रखकर रागिनी और उस आदमी को चुप रहने का इशारा करके घिरे से बोला, मुझे लगता है बाहर कोई है। रागिनी उस आदमी की बात सुनकर घिरे से बोली, पर यहाँ कोई कैसे आ सकता है, ये तो शहर से दूर है और इसलिए तो हम यहाँ आए थे कि कोई हमारा प्लान ना सुन ले। पहला आदमी झटके से गेट खोलता है तो बाहर उसे कोई नहीं दिखाई देता। वो घर के इधर उधर नजर दौड़ता है पर वहां भी उसे कोई नहीं दिखता है। वो खुद से बोला, शायद मेरा भ्रम होगा, यहाँ तो कोई नहीं है। इतना कहकर वो आदमी अंदर चला जाता है। उसके अंदर जाते ही आशु और रोनित बाहर निकलते हैं। दोनों कुछ दूर पेड़ के पीछे छिप गए थे। आशु अपने सीने पर हाथ रख गहरी सांस लेकर रोनित को घूरते हुए बोली, गधे तेरी वजह से हम पकड़े जाते। रोनित वहां से जाते हुए बोला, तेरी वजह से हम पकड़े जाते समझी बंदरिया, अगर तू पीछे से नहीं आती तो ऐसा कुछ नहीं होता। आशु भी मुंह बनाते हुए रोनित के पीछे चली जाती है। बाइक पर सवार हो दोनों वहां से चले जाते हैं। इधर वो आदमी शिवेश को मारने का ऑर्डर डैनी को दे देता है। डैनी ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा माफिया था। वही सीमी, वैभव, अनुज, किट्टू और तन्वी पांचों घूमने के लिए इंडिया गेट पर आते हैं। पांचों साथ में घूमने लगते हैं। सीमी उदास नजर आ रही, उसका घूमने का मन तो नहीं कर रहा था पर अपने दोस्त के ज्यादा जिद करने की वजह से वो उनके साथ आ जाती है। वही मोना भी उनके पीछे पीछे आ गई थी। अनुज सभी से नाव से समुद्र के मजे लेने को कहता है। सीमी मना करते हुए बोली, नहीं यार मुझे नहीं जाना, तुम लोग जाओ। किट्टू सीमी से जिद करते हुए बोली, यार चलना, बहुत मजे आने वाले हैं, पहली बार हम लोग घूमने आए हैं और तू ऐसे सैड रहेगी तो हमारा मन भी नहीं करेगा घूमने का। सीमी मना करते हुए बोली, किट्टू यार जिद मत कर, मेरा सच में मन नहीं कर रहा जाने का, तुम लोग जाओ, मैं यहाँ बैठकर तुम लोगों को देखती हूँ। तन्वी कुछ बोलने को हुई कि वैभव उनको देखते हुए बोला, तुम लोग जाओ, मैं हूँ यहाँ सीमी के साथ। सीमी वैभव को देख घूरते हुए बोली, तुम भी जाओ, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो गुम हो जाओगी। वैभव सीमी को इग्नोर करते हुए उन तीनों को जाने का इशारा करता है। वो तीनों चले जाते हैं। सीमी वैभव की ओर देखते हुए बोली, तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। वैभव कुछ नहीं बोलता वहां से आगे चला जाता है। सीमी घुरते हुए वैभव को देखते हुए उसके पीछे चली जाती है और जाते हुए बोली, ओ चिलगोजे, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, जवाब क्यों नहीं दे रहे। वही मोना गुस्से में दोनों को देख रही थी। मोना अपने पर्स से चाकू निकालती है। कीर्ति उसके हाथ में चाकू देखते हुए बोली, मोना तुम चाकू से क्या करने वाली हो। मोना कीर्ति को देख गुस्से में बोली, मुझसे सवाल पूछने की गलती से भी मत करना, आज पूछा है दोबारा मत पूछना। कीर्ति मोना के हाथ में चाकू देखकर पहले से ही डर गई थी, ऊपर से मोना के ऐसे गुस्से में बोलने पर और ज्यादा डर जाती है। कीर्ति आगे कुछ नहीं कहती है। मोना फर्स्ट के पीछे चाकू छुपाकर सीमी के पीछे चली जाती है। वही सीमी वैभव के पीछे पीछे उससे सवाल पूछने हुए जा रही थी। वही वैभव सीमी के सवाल सुनकर मन मन मुस्कुरा रही थी। मोना जल्दी जल्दी चलते हुए सीमी के नजदीक पहुंच जाती है। वही अनकेश इस वक्त वॉशरूम में शावर के नीचे खड़खड़ा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अनकेश को कॉलेज के दिन याद आ रहे थे। फ्लैशबैक, अनकेश कॉलेज में था। वो गार्डन में बैठा पढ़ाई कर रहा था। उसका ध्यान अपने आसपास नहीं था। अनकेश एक होनहार छात्र था। वो बुक्स में देखते देखते सामने की ओर देखता है। सामने से दो लड़कियां आपस में बात करते हुए आ रही थी, जिसमें एक लड़की के फेस पर एक प्यारी सी मनमोहक स्माइल थी, देखने में बहुत सुंदर। उसका गोल चेहरा सभी को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। वो दोनों लड़कियां चलते हुए अनकेश के पास आ जाती है। अनकेश तो उस लड़की में खोया हुआ था। उसे पता ही नहीं चला कि कब वो लड़की उसके करीब आ गई है। उसका ध्यान तब टूटता है जब वो लड़की अपनी प्यारी सी आवाज में कहती है, हेलो, क्या आप ही अनकेश हो। अनकेश उस लड़की की आवाज सुनकर होश में आता है और अपनी जगह से उठते हुए बोला, जी मैं ही अनकेश हूँ। वो लड़की मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे करते हुए बोली, हाय मैं वीरा शर्मा और ये मेरी दोस्त आशु सहगल। अनकेश वीरा से हाथ मिलाते हुए बोला, ओ तो वो आप ही है जिनके बारे में डैड कह रहे थे। वीरा मुस्कुरा देती है और अनकेश वीरा की मुस्कान में खो जाता है। फ्लैशबैक एंड, अनकेश की आंखों से बेतहाशा आंसू बह रहे थे। उसके दिल में असहनीय दर्द हो रहा था। अनकेश खुद से मन ही मन बोला,
क्यों क्यों मुझे विरा से प्यार हुआ, जब विरा मेरी नहीं हो सकती थी तो क्यों मुझे पूरी दुनिया में उससे प्यार हुआ। और फिर मन ही मन भगवान से बोला, क्या भगवान माना मैं आप पर विश्वास नहीं करता हूँ, पर आपसे मैंने विरा के लिए प्रार्थना की, आपके दर पर गया। पहली बार जिंदगी में पहली बार आपसे कुछ मांगा था मैंने और आपसे वो भी नहीं दिया गया मुझे, क्यों। वही विरा वॉशरूम से बाहर आती है तो उसे अपने फोन की रिंग सुनाई देती है। विरा बेड से फोन उठाती है तो देखती है उसे आशु का कॉल आ रहा था। विरा जल्दी से कॉल उठा लेती है, सामने से आशु की घबराई हुई आवाज आती है। थैंक गॉड तुमने कॉल उठा लिया। विरा आशु की घबराए आवाज सुनकर बोली, क्या हुआ, तुम्हारी आवाज में इतनी घबराहट क्यों है। आशु विरा को रागिनी की सारी सच्चाई बता देती है और उसे शिवेश की जान को खतरा होने के बारे में बताती है, साथ में हमला कौन करने वाला ये भी। विरा आशु की सारी बात सुनकर बोली, तुम दोनों मेरे आने से पहले ये पता करो कि दिग्विजय अरोड़ा और मुकेश अरोड़ा की सिंघानिया परिवार के साथ क्या दुश्मनी है, और रागिनी के बारे में भी सब पता करना, मुझे आते ही इन सब की खबर मिल जानी चाहिए। आशु ओके कहती है और अपने काम में लग जाती है। विरा अपना लगेज ओपन कर उनमें से अपने कपड़े निकालती है और चेंज करने चेंजिंग रूम में चली जाती है। इस वक्त विरा ने ब्लैक बिजनेस सूट पहना था। विरा अपना फोन लेती है और कमरे से निकल अंकेश के कमरे की ओर चली जाती है। विरा अंकेश के रूम में आती है तो देखती है अंकेश रूम में नहीं है। विरा अंकेश को आवाज लगाती पर कोई जवाब नहीं आता। तभी उसे वॉशरूम से शावर की आवाज सुनाई देती है। विरा समझ जाती है अंकेश अभी तक वॉशरूम में है। विरा वॉशरूम के पास जाती है और दरवाजा खटखटाते हुए बोली, अंकेश जल्दी बाहर आओ, हमें अर्जेंट कुछ काम से बाहर जाना है। विरा के गेट खटखटाने से अंकेश होश में आता है। अंकेश विरा की बात सुनकर बोला, अभी आया, तुम 10 मिनट वेट करो। विरा अंकेश का वेट करने लगती है और वही रूम में लगे सोफे पर बैठ जाती है। अपना फोन निकाल किसी को कॉल करती है और कुछ इंस्ट्रक्शन देकर कॉल कट कर देती है। वही शिवेश इस वक्त साइट देखने आया था। कुछ देर साइट देखने के बाद उनकी गाड़ी वापस शहर की ओर जाने लगती। वो कुछ दूरी पर जाते ही है कि उनकी गाड़ी अचानक रुक जाती है। शिवेश लैपटॉप में काम कर रहा था। गाड़ी के अचानक रुकने से शिवेश आगे टकराते हुए बचा। वही रुद्र भी पीछे बैठा था। रथ ड्राइवर को कुछ कहने को हुआ कि उसकी नजर सामने खड़ी कार पर चली जाती है। रुद्र सामने देखते हुए बोला, ये कौन अंधा सड़क के बीचों बीच गाड़ी रोककर खड़ा है। रुद्र की बात पर शिवेश भी सामने देखता है तो सामने एक कार खड़ी थी जिसके बोनट पर एक लंबा चौड़ा आदमी आंखों पर सेट्स लगाए बैठा सिगरेट के कस लगा रहा था। शिवेश ड्राइवर को देखते हुए बोला, डू यू नो हु इज स्टैंडिंग देयर स्टॉपिंग द कार इन द मिडल ऑफ द रोड। ड्राइवर डर से अपना सलाइवा गटकते हुए बोला, दिस इज ऑस्ट्रेलिया बिगेस्ट डॉन्स मैन चार्ली। शिवेश और रुद्र दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं। रुद्र शिवेश को इशारा करते हुए बोला, तो फिर ये बीच रास्ते में क्या कर रहा है। शिवेश इरिटेशन में बोला, मैंने क्या इसे बोल रखा है ये बीच रास्ते में खड़ा रहे, मुझे क्या पूछ रहा है। चल इससे ही पूछते हैं ये यहाँ बीच में क्यों खड़ा है। रुद्र बाहर निकलते हुए कहता है। ड्राइवर रुद्र को रोकते हुए बोला, सर डोंट गो आउट, ही इज ए वेरी डेंजरस मैन। शिवेश बाहर निकलते हुए बोला, डोंट वरी नथिंग विल हैपन टू सर। इतना बोलकर शिवेश और रुद्र दोनों बाहर निकल जाते हैं। दोनों को बाहर आया देख चार्ली सिगरेट का कंस लगा धुआं छोड़ते हुए एक शैतानी मुस्कान मुस्कुरा देता है। शिवेश और रुद्र दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर दोनों आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद रुद्र चार्ली को देखते हुए बोला, वो आर यू, वाई आर यू स्टॉपिंग योर कार इन द मिडल ऑफ द रोड। चार्ली स्टाइल से सिगरेट का एक कस लेता है और धुएं का एक छल्ला बनाते हुए स्टाइल से अपने सेट्स उतारकर कार के बोनट से जंप लगाते हुए नीचे उतरता है। चार्ली रुद्र और शिवेश को देखते हुए शैतानी हंसी हंसते हुए बोला, अरे यार क्यों बेकार में इंग्लिश मैन बन रहे हो, मुझे हिंदी अच्छे से समझ आता है, हिंदी में बोल सकते हो तुम दोनों। शिवेश चार्ली को देखते हुए रूड आवाज में बोला, तुम्हें क्या आता है क्या नहीं, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमारे रास्ते में क्यों खड़े हो ये बताओ। चार्ली रुद्र के पास जाता है और उसके कंधे पर हाथ रख एक पैर को क्रॉस कर स्टाइल से खड़ा होते हुए बोला, वो क्या है ना, हमारे बॉस तुम दोनों से मिलना चाहते हैं और हमें तुम्हें लाने भेजा है, तो ज्यादा वक्त ना गवाते हुए तुम गाड़ी में बैठो। रुद्र चार्ली का हाथ अपने कंधे से हटाते हुए बोला, तुम्हारे बॉस को हमसे क्या काम और हम उनको जानते ही नहीं है, तो फिर हम क्यों जाए तुम्हारे साथ। चार्ली अपनी 2 अंगुलियों से माथा सहलाने लगता है। ये देख ड्राइवर डर जाता है। वो समझ जाता है कि अब चार्ली को गुस्सा आ रहा है और चार्ली गुस्से में सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। तभी वहां 4-5 गाड़ी आकर रुकती है।
शिवेश और रुद्र दोनों उस तरफ देखते हैं। उन गाड़ियों से कई गुंडे बाहर निकलते हैं, उनके हाथ में गन थी। रुद्र और शिवेश दोनों एक दूसरे को देखते हैं। शिवेश रुद्र को देख धीरे से बोला, साले इसलिए लेकर आया था मुझे यहाँ, मुझे ये फाइटिंग बिल्कुल नहीं पसंद है। रुद्र शिवेश को घूरते हुए बोला, कह तो ऐसे रहा है जैसे मुझे फाइटिंग से प्यार है, और इस वक्त हम फाइटिंग कर भी नहीं सकते। इनके हाथ में गन है और हम अपनी गन साथ लेकर नहीं आए हैं। शिवेश रुद्र को बुरी तरह घूरते हुए बोला, सीरियसली तुम इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकते हो? मैंने तुमसे कहा था ना गन रखने को। रुद्र इधर उधर देखते हुए बोला, वो मैंने सोचा गन की हमें क्या जरूरत पड़ने वाली है, हमारे दुश्मन तो भारत में है, यहाँ थोड़ी है। शिवेश रुद्र को बुरी तरह गुस्से में घूरने लगता है। चाली शिवेश और रुद्र को देखते हुए बैग से गन निकाल दोनों पर तानते हुए बोला, तुम दोनों चल रहे हो या यही मरना है? शिवेश चाली को देखते हुए बोला, पर हम क्यों जाए, हमें क्या पता अगर तुम हमें वहां ले जाकर मारो। चाली अपनी लाल आंखों से शिवेश को बुरी तरह घूरते हुए बोला, मेरा दिमाग ज्यादा मत खराब करो, जितना कहा है उतना करो, गाड़ी में बैठो। शिवेश रुद्र को घूरते हुए गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। रुद्र भी शिवेश के पीछे जाते हुए उसके साथ बैठ जाता है। चाली गाड़ी में आकर बैठ जाता है और उसका ड्राइवर गाड़ी चला देता है। पीछे वो सभी गुंडे गाड़ी में बैठकर चाली की कार के पीछे पीछे चले जाते हैं। वही मोना सिमी के एकदम नजदीक पहुंच जाती है। मोना नफरत से वैभव को की पीठ घूरने लगती है। सिमी इन सब से अनजान वैभव से बोली, वैभव मैं लास्ट बार तुमसे पूछ रही, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? वैभव मुस्कुराते हुए पीछे पलटता है, तभी उसकी नजर मोना पर पड़ती है। मोना चाकू सिमी के पीठ में घुसाने वाली होती है कि वैभव सिमी को झटके से अपनी ओर खींचकर गले लगा लेता है और चाकू को अपने हाथ से पकड़ लेता है। सिमी को कुछ समझ नहीं आता हुआ क्या सिमी वैभव से दूर होते हुए बोली, वैभव ये तुम क्या कर रहे हो? आसपास सभी हमें देख रहे हैं। वही वैभव अपनी लाल आंखों से मोना को घूर रहा था। मोना वैभव के हाथ से चाकू छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर वैभव की पकड़ चाकू पर कसी होती है, वो चाकू उसके हाथों से नहीं छुड़ा पाती। वैभव के हाथ से खून निकल रहा था, पर वैभव को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैभव मोना को घूरते हुए गुस्से में बोला, कहा था ना इससे दूर रहना। सिमी जो वैभव से छूटने की कोशिश कर रही थी, वैभव की बात सुनकर बोली, किससे दूर रहना और कब कहा था तुमने? पर वैभव सिमी की बातों का कोई जवाब नहीं देता। वही आसपास के लोग मोना और वैभव को देख रहे थे। वैभव के हाथों से खून निकल जमीन पर गिर रहा था, तभी वहां अनुज, तन्वी और किट्टू आ जाते हैं। अनुज वैभव को देखते हुए बोला, वैभव चाकू छोड़, तेरे हाथ से खून बह रहा है। वैभव की नजरें अभी भी मोना पर बनी होती है। वही मोना गुस्से से वैभव को देख रही थी। सिमी वैभव की बाहों में खड़ी थी। अनुज की बात सुनकर सिमी वैभव की ओर देखते हुए बोली, ये अनुज क्या बोल रहा है, और तुम छोड़ो मुझे अभी के अभी। वैभव सिमी की ओर देखता है जो उसे गुस्से में घूर रही थी। वैभव सिमी के माथे पर किस करके बोला, छोड़ रहा हूँ, ज्यादा गुस्सा मत करना। इतना कहकर वैभव सिमी को छोड़ देता है। सिमी वैभव के छोड़ते ही पीछे पलटती है तो उसकी नजर मोना पर पड़ती है। मोना के हाथ में चाकू था जिसे वैभव ने पकड़ रखा था और उसके हाथ से खून बह रहा था। सिमी की आंखें हैरानी में बड़ी हो जाती है। सिमी वैभव को देखते हुए बोली, वैभव चाकू छोड़ो, तुम्हारे हाथ से कितना खून बह रहा है। वैभव थोड़ा आगे आकर एक झटके में मोना के हाथ से चाकू छीन लेता है और उसे नीचे गिरा देता है। मोना गुस्से में वैभव को घूरने लगती है। वैभव मोना को उसी तरह देखते हुए बोला, तुम्हें कहा था ना सिमी से दूर रहना। मोना वैभव की बात सुनकर गुस्से में बोली, क्यों रहूं इससे मैं दूर? इस लड़की की वजह से मेरे डैड इस दुनिया में नहीं है, मेरा पूरा परिवार उजड़ गया सिर्फ और सिर्फ इस लड़की की वजह से, और तुमने इस लड़की की वजह से मेरे डैड को बर्बाद किया, जिसका सदमा वो नहीं झेल पाए और उन्होंने खुद को शूट कर लिया। वैभव सिमी के साथ साथ वहां खड़े सभी लोग मोना की बात सुनकर हैरान थे। सिमी मोना को देखते हुए बोली, ये तुम क्या कह रही हो मोना? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है और मेरी वजह से कैसे तुम्हारा परिवार बर्बाद हो सकता है? मोना सिमी की ओर देखते हुए चिल्लाते हुए बोली, ये सती सावित्री तुम इस वैभव के सामने बनना। उस दिन मेरा तुम्हारे साथ झगड़ा हुआ था और उसी के दूसरे दिन ये सब हुआ। वैभव मोना को देखते हुए गुस्से में बोला, उस पर चिल्लाना बंद करो, और रही बात हमारे ये सब करने की तो तुम्हें अच्छे से बता देता हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तुम्हारे डैड गैर कानूनी काम करते थे, उनकी सजा उन्हें मिली है। और एक बात ध्यान से सुन लो, तुम मेरी दोस्त थी इसलिए तुम्हें इस बार छोड़ रहा हूँ, आगे से अगर तुमने ऐसी कोई हरकत की तो जेल जाने के लिए तैयार रहना।
इतना कहकर वैभव सीमी का हाथ पकड़ उसे वहां से ले जाने लगता है। मोना अब भी उन्हें जाते हुए गुस्से में देख रही थी। सीमी वैभव से लगातार पूछ रही थी ये सब क्या है और मोना मुझे क्यों मारना चाहती है, पर वैभव सीमी की कोई बात का जवाब नहीं देता। अनुज, तन्वी और किट्टू भी उनके पीछे चले जाते हैं। वैभव सीमी को गाड़ी के पास लाकर छोड़ते हुए बोला, गाड़ी में बैठो। सीमी नहीं में सिर हिलाते हुए बोली, नहीं, पहले मुझे मेरे सवालों के जवाब दो, क्या हुआ है उसके डैड को। तभी वहां अनुज, किट्टू, तन्वी आ जाते हैं। अनुज सीमी को देखते हुए बोला, सीमी ये सब बातें बाद में करते हैं, पहले हॉस्पिटल चलते हैं। वैभव के हाथ से खून बह रहा है। अब जाकर सीमी को वैभव की चोट का ख्याल आता है। सीमी जल्दी से गाड़ी में बैठते हुए बोली, हाँ चलो जल्दी, इस बेवकूफ का आधे से ज्यादा खून तो पहले ही निकल गया है। सभी गाड़ी में बैठते हैं। वैभव सीमी की ओर देखते हुए बोला, बेवकूफ किसे बोला। सीमी वैभव की ओर इशारा करते हुए बोली, तुम्हें ऐसे कोई चाकू पकड़ता है, तुम मुझे वहां से हटा भी सकते थे, पर नहीं, तुम्हें तो हीरो बनना है। मैंने तुम्हें बचाया और तुम ऐसे थे क्यों बोल रही हो। वैभव आंखें छोटी कर सीमी को घूरते हुए बोला, तो मैंने कहा था मुझे बचाओ, सीमी अकड़ते हुए बोली। वैभव कुछ बोलता उससे पहले किट्टू, तन्वी और अनुज तीनों साथ में बोले, अरे यार चुप करो तुम दोनों। सीमी और वैभव एक दूसरे को घूरते हुए दूसरी ओर मुंह फेर कर बैठ जाते हैं। सीमी इन सब में थोड़ी देर ही सही ये भूल गई कि वीरा यहाँ नहीं है। कुछ वक्त में सभी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। डॉक्टर वैभव का हाथ चेक करते हैं। चाकू ज्यादा अंदर तक नहीं बैठा था, इसलिए डॉक्टर टेटनस का इंजेक्शन लगा उसके हाथ पर पट्टी कर देते हैं और कुछ दवा देकर वैभव को चोट का ख्याल रखने को बोलते हैं। वही आशु अब ऑफिस आ गई थी। आशु अंश के केबिन का डोर नॉक करती है। अंदर से अंश की गुस्से भरी आवाज आती है, कमिंग। आशु खुद से ही बोली, ये अंश सर को क्या हुआ है, वो गुस्से में क्यों लग रहे हैं। आशु गिरे से दरवाजा खोलकर अंदर झांकती है। अंश उसे कहीं नहीं दिखाई देता है। आशु केबिन के अंदर कदम रखती है कि अंश उसका हाथ पकड़ खींचते हुए उसे दीवार के लगा देता है। अंश आशु के कंधों को पकड़ उसके करीब खड़ा होते हुए बोला, कहाँ गई थी और किसके साथ गई थी। आशु कंफ्यूज होकर अंश को देख रही थी। अंश आशु को कुछ बोलता ना देख दोबारा बोला, कुछ पूछ रहा हूँ, बताओ कहाँ गई थी और मैं आपको ये क्यों बताऊं। आशु अंश के हाथों को अपने कंधे से हटाकर बोली। अंश को आशु पर गुस्सा आ रहा था। आशु ऐसे कैसे किसी लड़के के साथ जा सकती है, क्या उसे जलन हो रही है। नहीं नहीं, उसे भला क्यों जलन होने लगी, तो फिर वो ये सवाल आशु से क्यों पूछ रहा है। अंश खुद के सवालों में उलझता जा रहा था। आशु अंश को कुछ सोचता देख बोली, सर कहाँ खो गए आप। अंश सामने देखता है तो केबिन के गेट पर आशु खड़ी थी। आशु कब से आवाज लगा रही थी पर अंश ने कोई जवाब नहीं दिया। अंश आशु को देखते हुए बोला, तुम बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आओ। आशु अंदर आते हुए बोली, यही तो पूछ रही थी सर, पर पता नहीं आप कौन सी दुनिया में थे। अंश इधर उधर देखते हुए बोला, वो शायद मैं कुछ सोच रहा था इसलिए ध्यान नहीं दिया। तुम बताओ, तुम्हारा अर्जेंट काम हो गया है क्या। आशु वहां से अपनी चेयर पर जाकर बैठते हुए अंश की ओर देखते हुए बोली, हाँ मेरा काम हो गया है। अंश इससे आगे कुछ नहीं कहता है, वो अपना काम करने लगता है। आशु भी ज्यादा ध्यान नहीं देती और अपने काम में लग जाती है। वही शिवेश और रुद्र को चाली अपने साथ एक बड़े से बंगलो में लाता है, जहां गार्डन में इस वक्त एक आदमी एक किंग साइज चेयर पर बैठा था। उसके गले में एक गोल्डन चेन भी जिसका साइज बड़ा था, उसे चेन में $1 का सिमिलर लॉकेट झूल रहा था। उसके सर पर एक भी बाल नहीं था। उसके आसपास दो लड़कियां खड़ी उसके कंधे दबा रही थी। उस आदमी की उम्र 45 साल के आसपास थी। ये डैनी था। डैनी ने इस वक्त अपने हाथ में वाइन का गिलास ले रखा था और आंखें बंद कर मसाज का लुत्फ उठा रहा था। तभी वहां चाली शिवेश और रुद्र के साथ आ जाता है। रुद्र और शिवेश दोनों गौर से सामने बैठे डैनी को देख रहे थे। रुद्र शिवेश के कान के पास जाकर बोला, ये तो देखने में खतरनाक लग रहा है, हमें यहाँ किस लिए बुलाया होगा। शिवेश इरिटेट होते हुए बोला, अबे यार मुझे कैसे पता होगा इसने हमें क्यों बुलाया है, जाकर खुद पूछ लो इनसे इन्होंने हमें क्यों बुलाया है। रुद्र अपने आसपास देखने लगता है, जहां पर बहुत सारे बॉडीगार्ड अपने हाथ में गन लिए खड़े थे। वही चाली वहां रखे सोफे पर जाकर बैठ जाता है। डैनी एक केवल स्माइल करते हुए आंखें बंद किए ही चाली से बोला, चाली तेरा काम यही तक का था, अब तू यहाँ से जा सकता है, इन दोनों को मैं देख लूंगा। चाली अपने हाथ में पकड़ी गन को एकटक देखते हुए बोला, क्यों आपको इतनी जल्दी कभी नहीं होती मुझे यहाँ से भेजने में, फिर आज कैसे आप इतनी जल्दी मुझे जाने को बोल रहे हो। चाली की बात सुनकर डैनी को गुस्सा आता है, पर वो अपना गुस्सा अपने फेस पर नहीं आने देता। डैनी अपनी आंखें खोल मुस्कुराते हुए बोला, वो क्या है ना, तेरी मासूका तेरा अंदर इंतजार कर रही है, तू जा उसके साथ मजे कर, इनको मैं देख लूंगा।
चार्ली डैनी को शक भरी नजरों से देखने लगता है। रुद्र और शिवेश दोनों की बात सुन रहे थे। रुद्र चार्ली को देखते हुए बोला, तुम तो कह रहे थे इसने हमें बात करने के लिए बुलाया है, पर आसपास का माहौल देख तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। चार्ली अपनी शांत नजरों से रुद्र और शिवेश दोनों को देखता है और खड़ा होकर वहां से विला के अंदर जाने लगता है। रुद्र चार्ली को आवाज देने लगता है, पर शिवेश उसका हाथ पकड़ रोक लेता है। शिवेश अब चार्ली से नजरें हटाकर डैनी को देखता है। डैनी वाइन के गिलास को हाथ में हिला रहा था। शिवेश डैनी को अपनी शांत नजरों से देखते हुए बोला, तो तुम्हें मुझे मारने की सुपारी मिली है। डैनी अपने पास खड़ी लड़कियों को जाने का इशारा करता है तो दोनों वहां से चली जाती है। डैनी वाइन का गिलास टेबल पर रखता है तो एक बॉडीगार्ड आकर उसके अंदर वाइन डाल देता है। डैनी गिलास वापस उठा, वाइन का एक शिप लेते हुए बोला, समझदार हो। शिवेश डैनी की बात सुन आंखें छोटी करते हुए बोला, मतलब मेरा शक सही है? अब ये भी बता दो किसने तुम्हें सुपारी दी है मुझे मारने की? शिवेश की बात सुनकर डैनी हंसने लगता है। डैनी हंसते हुए अपने एक बॉडीगार्ड से बोला, दोनों को बेसमेंट में डालो, हम अभी आते हैं इनकी खातिरदारी करने। डैनी का ऑर्डर सुनकर बॉडीगार्ड शिवेश और रुद्र के पास आ जाते हैं। शिवेश उनको हाथ देखा रोक देता है और डैनी को देखते हुए बोला, डैनी ध्यान से, अगर जिंदा निकला तो तेरी इस बनी बनाई नगरी को तबाह करके जाऊंगा। डैनी मुस्कुराते हुए बोला, शिवेश सिंघानिया, डैनी जिसकी सुपारी लेता है उसे जिंदा नहीं छोड़ता। तुम्हारे पास 10 मिनट है, यहाँ से भाग सकते हो तो भाग जाओ। इतना कहकर डैनी वहां से अंदर चला जाता है। रुद्र जाते हुए डैनी को देखते हुए बोला, अब क्या करना है? रुद्र शिवेश को देख आसपास देखते हुए बोला, यहाँ कितने बॉडीगार्ड है? रुद्र आसपास देखते हुए बोला, होगे 30-32। क्यों? शिवेश मुस्कुराते हुए बोला, इतनों को हम अच्छी तरह हैंडल कर सकते हैं, तो चलो शुरू करें। इतना कहकर शिवेश अपने पास खड़े बॉडीगार्ड का हाथ मरोड़ उसकी पीठ से लगा देता। गार्ड के हाथों से पिस्टल नीचे गिर जाती है। आसपास खड़े गार्ड दोनों को पकड़ने लगते हैं। अब मार तो सकते नहीं थे, उनके बॉस ने उन्हें ये ऑर्डर नहीं दिया था। कुछ वक्त में सभी गार्ड जमीन पर पड़े कहरहा रहे थे। शिवेश आसपास देखता है तो उसे कोई नहीं दिखाई देता है। शिवेश रुद्र को देखते हुए बोला, चल अभी इस वक्त यहाँ कोई नहीं है। रुद्र हाँ में सर हिलाता है। दोनों बिना वक्त गनवाए विला से बाहर निकल जाते हैं। उनके बाहर निकलते ही जो गार्ड गार्डन में पड़े कहरहा रहे थे वो मुस्कुरा कर खड़े हो जाते हैं। उनमें से एक गार्ड बाहर की ओर देखते हुए बोला, अगर यहाँ रहते तो चार्ली उन्हें बचा लेता, पर अफसोस दोनों को मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। वही विरा इस वक्त अनकेश के साथ गाड़ी में बैठी थी। दोनों का गेटअप माफिया वाला था। विरा ने ब्लैक ओवरकोट पहन रखा था। इस वक्त उसके हाथों में ब्लैक ग्लव्स पहने हुए थे, चेहरे पर मास्क, आंखों में ब्लू लेस लगाए हुए थे और सर पर हमेशा की तरह ब्लैक कैप और खुले बाल थे। वही अनकेश ने मास्क लगा रखा था, व्हाइट पैंट के साथ व्हाइट शर्ट पहने हुआ था, उसके मास्क का कलर भी व्हाइट था। अनकेश गाड़ी ड्राइव करते हुए बोला, तू मैंने बताया नहीं हम कहाँ जा रहे हैं? विरा बिना अनकेश को देखे तिरछा मुस्कुराते हुए बोली, कुछ वक्त में तुम्हें खुद पता चल जाएगा हम कहाँ जा रहे हैं। अनकेश अपना ध्यान गाड़ी चलाने में लगा देता है। वही शिवेश और रुद्र विला से बाहर कुछ दूर भागते हुए आ गए थे। विला किसी सुनसान जगह पर बना हुआ था। आसपास ना कोई दिखाई नहीं दे रहा था, आसपास अंधेरा हो गया था। शिवेश इधर उधर देखते हुए रुद्र से बोला, अब इन 3 रास्तों में कौन से रास्ते पर जाए समझ नहीं आ रहा है। आते वक्त उसे गधे चार्ली ने हमें कुछ भी नहीं देखने दिया था। चार्ली जब रुद्र और शिवेश को लेकर आ रहा था तब उसने रुद्र और शिवेश की आंखों पर पट्टी बांध दी थी और उनका फोन खुद के पास ले लिया था। शिवेश बात रुद्र से कर रहा था पर उसे रुद्र की कोई आवाज सुनाई नहीं देती है। शिवेश पलटकर रुद्र को आवाज लगाता है, रुद्र। तभी वहां आसपास लाइट जलती है। शिवेश अपनी आंखों पर हाथ रख लेता है। लाइट की रोशनी ज्यादा तेज थी जिस कारण शिवेश को कुछ वक्त कुछ भी दिखाई नहीं देता है। शिवेश धीरे से अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने डैनी बैठा था। डैनी के पास ही रुद्र खड़ा था। उसके एक बॉडीगार्ड ने रुद्र के सर पर पिस्टल तान रखी थी। डैनी एक डेविल हंसी हंसते हुए बोला, शिवेश सिंघानिया, मैंने कहा था ना, डैनी जिसकी सुपारी लेता है उसे मार कर रहता है, और तुमने तो मेरा काम और आसान कर दिया वहां से भाग के। शिवेश इस बार कुछ नहीं कहता है। रुद्र भी चुपचाप एक तरफ देख रहा था जहां चार्ली खड़ा उन दोनों को देख रहा था। चार्ली विला में चला गया था जहां डैनी की बेटी चार्ली का इंतजार कर रही थी। चार्ली को देखकर वो उसके गले लग जाती है। हाय बेबी, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ, कहाँ गए थे तुम? वो लड़की चार्ली से अलग होते हुए बोली। चार्ली मुस्कुराते हुए उस लड़की के गाल पर किस करते हुए बोला, तुम्हारे बाप का ऑर्डर पूरा करने गया था।
काया उस लड़की का नाम था। डैनी की वाइफ एक भारतीय औरत थी, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी का नाम काया रखा। काया अपनी मॉम के साथ रहती है। डैनी और उनकी वाइफ का तलाक हो गया था क्योंकि डैनी हर रोज कहीं ना कहीं मुंह मारता रहता था, जिस वजह ने काया की मॉम ने उन्हें डिवोर्स दे दिया। काया भी अपने डैड को कुछ खास पसंद नहीं करती है। वो चार्ली से मिलने यहाँ आती रहती है और आज भी वो चार्ली से मिलने ही आई थी। चार्ली की बात सुनकर काया नाराज होते हुए बोली, तुम डैड के साथ मिलकर गलत काम करते हो। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है ये सब छोड़ दो और अच्छी सिंपल लाइफ जियो, पर तुम कभी भी मेरी बात नहीं मानते। चार्ली काया की कमर में हाथ डाल खुद से चिपकाते हुए काया के कान के पास जाकर धीरे से बोला, तुम्हें पता है ना, मुझे तुम्हारे सो कॉल्ड डैड से अपने डैड की मौत का बदला लेना, इसलिए मैं उनका विश्वास जीतना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे तुम्हारे डैड के साथ मिलकर गलत काम करने पड़ते हैं। काया चार्ली की बात सुनकर उसकी आंखों में देखती है। चार्ली की आंखों में बदला दिखाई दे रहा था। काया चार्ली को देखते हुए बोली, पर तुम डैड के साथ मिलकर किसी निर्दोष को सजा देते हो, उसका क्या? और हो ना हो, आज भी तुम जिसको भी लेकर आए हो वो निर्दोष ही होगा। चार्ली काया के बालों को एक अंगुली से उसके कान के पीछे करते हुए बोला, और तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती हो कि मैं किसी निर्दोष को लेकर आया हूँ? काया चार्ली का फेस अपने दोनों हाथों में पकड़ उसकी आंखों में देखते हुए बोली, क्योंकि तुम्हारी आंखें कभी भी मुझसे सच नहीं छुपाती और तुम्हारी आंखों में देखकर मैं बता सकती हूँ कि वो लोग निर्दोष है। चार्ली मुस्कुराते हुए काया के होठों पर छोटी सी किस करते हुए बोला, बहुत अच्छे से जानने लगी हो मुझे। वैसे तुम्हें बता दूं कि मैंने आज तक किसी भी निर्दोष को नहीं मरने दिया है, और रही आज की बात तो तुम्हारा चार्ली आज भी कुछ नहीं होने देगा। काया चार्ली की बात सुनकर मुस्कुरा देती है। तभी वहां डैनी आ जाता है। डैनी काया और चार्ली को इतने पास खड़ा देख खांसने का नाटक करते हुए बोला, अरे आगे का इश्क कमरे में जाकर कर लो, तुम लोगों को देख इस बुरे की नीयत भी खराब हो जाती है। डैनी की बात सुनकर चार्ली को गुस्सा आ जाता है और वो कस के मुट्ठी बंद कर लेता है। काया चार्ली का हाथ पकड़ मुस्कुराते हुए उससे दूर होते हुए बोली, क्या डैड आप भी मजाक करते रहते हैं? डैनी काया की बात सुनकर मुस्कुराते हुए अपने कमरे की ओर चला जाता है। काया चार्ली को लेकर उसके रूम की ओर चली जाती है। कुछ वक्त बाद डैनी अपने रूम से बाहर आता है और विला से बाहर अपने बॉडीगार्ड के साथ चला जाता है। चार्ली भी डैनी के पीछे छुपते छुपाते आ जाता है। रूथ चार्ली की ओर देख रहा था तो चार्ली उसे चुप रहने का इशारा करता है। शिवेश अपने आसपास देखता है जहां पर बॉडीगार्ड उसे घेरे खड़े थे। शिवेश अकेला होता तो इनसे लड़कर बन सकता था, पर फिलहाल अभी उसके साथ रुद्र था और वो रुद्र की जान को खतरे में नहीं डाल सकता था। रुद्र भी कमजोर नहीं था, पर अभी फिलहाल उनके पास डैनी से बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, इसलिए दोनों चुपचाप खड़े थे। डैनी खड़ा होकर शिवेश के पास आता है और अपना एक हाथ देखते हुए बोला, ये जो मेरा हाथ है ना, बहुत दिनों से किसी को मारने के लिए तड़प रहा है, और तुम्हें मारने की तो मुझे अच्छी खासी रकम मिली है, तो पहले इस हाथ की मार खा लो, फिर तुम्हें गोली की मार खिलाऊंगा। इतना कहकर डैनी शिवेश के चेहरे पर एक पंच जड़ देता है। डैनी ने पंच बहुत जोर से मारा था, जिस वजह से शिवेश के होठों के किनारे पर खून आने लगा था। शिवेश एक अंगूठे से खून साफ करता है। डैनी ये देख हंसते हुए बोला, ये क्या, तेरा खून तो बड़ा बेसुरा हो रहा है बाहर आने के लिए। वही चार्ली इधर उधर देखता है, वो किसी के आने का इंतजार कर रहा था। तभी डैनी को रूड और गुस्से से भरी आवाज सुनाई देती है। वो तो किस्मत ही बताएगी डैनी की किसका खून जल्दी बाहर आता है। दूर से आए आवाज सुनकर डैनी के हाथ जो शिवेश को मारने के लिए उठे थे वो हवा में रुक जाते हैं। चार्ली के होठों पर स्माइल आ जाती है। चार्ली मुस्कुराते हुए घिरे से बोला, फाइनली आप आ गई। रुद्र और शिवेश एक दूसरे को इशारा करके पूछते हैं, पर दोनों को नहीं पता था कौन है। तभी सभी को कदमों की आवाज सुनाई देती है। बॉडीगार्ड अपनी गन आवाज वाली दिशा में तान देते हैं। डैनी आवाज आ रही दिशा की ओर देखने लगता है। तभी उन्हें अंधेरे से रोशनी की ओर एक परछाई आती दिखाई देती है। घिरे घिरे उसके पैर दिखते हैं, फिर पूरी की पूरी वो लड़की दिखाई देने लगती है। उसके पीछे एक लड़का चलते हुए आ रहा था। शिवेश उस लड़की को देख हैरान रह जाता है। यही हाल रुद्र का था। डैनी शांत नजरों से उस लड़की को देख रहा था। वो लड़की और कोई नहीं विरा थी। उसके पीछे आ रहा लड़का अंकेश था। विरा के दोनों हाथ कोट की पॉकेट में थे। वो अपनी शांत नजरों से डैनी को देख रही थी। डैनी विरा को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, कौन हो तुम और यहाँ कैसे आई? डैनी की बात सुनकर विरा के होठों पर एक तिरछी मुस्कान आ जाती है। विरा का फेस पर मास्क था, जिस वजह से कोई उसे देख नहीं पाता। अंकेश डैनी की बात सुनकर अपनी एरोगेट दिलकश आवाज में बोला, क्या बात है डैनी, जिस फिल्म में काम कर रहे हो उस फिल्म की क्वीन को जानते नहीं हो? डैनी अंकेश की बात पर नासमझी में उसे देखता है।
विरा डैनी के नजदीक जाती है, उसकी नजरें शिवेश पर थी और शिवेश भी विरा की आंखों में देख रहा था। विरा शिवेश के पास जाकर उसके होठों पर लगे खून को देखती है और अंगूठे से शिवेश के होठों पर लगा खून पोंछती है। विरा का स्पर्श अपने होठों पर महसूस कर शिवेश का दिल धड़क उठता है। शिवेश विरा की आंखों में देखता रहता है। एक बॉडीगार्ड आकर विरा को शिवेश से दूर करने के लिए हाथ बढ़ाता है कि अगले ही पल उसकी चिंता गूंज जाती है। विरा गर्दन टेढ़ी करके उस बॉडीगार्ड को देखती है जो जमीन पर पड़ा दर्द से तड़प रहा था। विरा पंजों के बल उस बॉडीगार्ड के पास बैठ जाती है और उसकी गाल थपथपाते हुए अपनी रोबीली आवाज में बोली, क्वीन को पीछे से वार करने वाले लोग बिल्कुल नहीं पंसद, और तुम तो सीधा क्वीन को पकड़ने चले थे। वेरी बैड। डैनी विरा को देख अपनी पॉकेट से गन निकाल विरा के सर पर तानते हुए बोला, कौन हो तुम और मेरे इलाके में क्यों आए हो? अंकेश आगे आने को हुआ कि विरा अंकेश की ओर देखती है और अंकेश को वही रुकने का इशारा करती है। अंकेश विरा का इशारा समझ वही रुक जाता है। विरा खड़ी हो जाती है। डैनी अब भी पिस्टल विरा के सर पर ताने रखता है। विरा इधर उधर देखती है तो उसे वहां गाड़ी खड़ी दिखाई देती है। विरा डैनी को इग्नोर कर गाड़ी की ओर जाने लगती है। सभी विरा की हरकतें देख रहे थे। डैनी को अब गुस्सा आने लगता है। डैनी अपने आदमियों को देखते हुए बोला, खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हो? पकाओ इस लड़की को, जब से आए हैं हमारा वक्त खराब करे जा रही है। शिवेश विरा की हर हरकत पर नजर रखे हुआ था और रुद्र भी विरा को देख रहा था। डैनी के कहने पर डैनी के आदमी आगे आते हैं कि सभी को चाली की आवाज सुनाई देती है। रुको सब। चाली की आवाज सुनकर डैनी मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा हुआ तुम आ गए। देखो आज किसी लड़की ने हमारे इलाके में कदम रखा है, अब तुम ही इसे सबक सिखाओ और मैं इस शिवेश सिंघानिया को। चाली अब बाहर आ जाता है और विरा की ओर देख अपना सर झुका देता है। विरा अपनी पलकें झपका देती है। चाली अब डैनी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। डैनी चाली को शक भरी नजरों से देखते हुए बोला, तुम इस लड़की को सर क्यों झुका रहे हो? चाली मजाकिया लहजे में बोला, ससुर जी अब मुझे आपकी तरह मरना थोड़ी है जो माफिया क्वीन के सिर पर बंदूक तानूगा। डैनी एक नजर विरा को गौर से देखता है तो विरा की कैप पर और मास्क पर उसे एक नाम दिखाई है जो गोल्डन अक्षरों में लिखा हुआ था, क्वीन। डैनी को अब थोड़ा डर लगने लगता है क्योंकि उसने क्वीन की क्रुएल्टी के चर्चे सुने थे। क्वीन किसको कब मौत दे दे ये किसी को नहीं पता होता था, और जो भी क्वीन के खिलाफ जाने की कोशिश करता है क्वीन उसे बहुत बुरी मौत मारती है। और डैनी ने तो क्वीन के सर पर बंदूक तानी है, अब क्वीन उसके साथ क्या करेगी? डैनी डर से अपना सलाइवा गटकने लगता है। आसपास खड़े बॉडीगार्ड भी डर से कांप रहे थे। वहीं नीचे पड़े बॉडीगार्ड की हालत खराब हो रही थी। उसे अपना शरीर अंदर से जलता महसूस हो रहा था। विरा की नजरें बॉडीगार्ड पर ही टिकी थी। तभी वो बॉडीगार्ड चीखने लगता है। उसकी चीख सुनकर सबका ध्यान अब उस बॉडीगार्ड पर चला जाता है। बॉडीगार्ड को देख सबकी आंखें बाहर आने को हो गई थी। शिवेश और रुद्र तो आंखें फाड़े उस बॉडीगार्ड को देख रहे थे। बॉडीगार्ड के पूरे शरीर पर छाले ही छाले हो गए थे और समय के साथ उन छालों में पानी भरता जा रहा था। बॉडीगार्ड की पूरी बॉडी अनकट गई थी। उसके शरीर में बहुत ज्यादा जलन हो रही थी जिससे उसकी चिंखें उस शांत माहौल को डरावना बना रही थी। रुद्र शिवेश के पास आ जाता है। रुद्र को उस बॉडीगार्ड पर बहुत दया आ रही थी। उसके चेहरे पर उसके लिए हमदर्दी साफ देखी जा रही थी। इनकेश विरा को देखता है जो अपने कानों में अंगुली डाल बैठी थी। इनकेश आगे आता है और बॉडीगार्ड के माथे के बीचों बीच शूट कर देता है और उस बॉडीगार्ड की चिखे एक झटके के साथ थम जाती है। शिवेश, रुद्र और वहां खड़े सभी आंखें फाड़े इनकेश को देख रहे थे। इनकेश सबको देखते हुए बोला, ऐसे क्यों देख रहे हो? मेमो को ज्यादा शोर शराबा पसंद नहीं और ये बहुत ज्यादा चिल्ला रहा था। सभी अब विरा को देखते हैं जो गाड़ी के बोनट पर आराम से बैठे सामने देख रही थी। डैनी की तो डर से हालत खराब हो रही थी। रुद्र के चेहरे पर अब भी उस बॉडीगार्ड के लिए हमदर्दी दिखाई दे रही थी और वो उस बॉडीगार्ड को देख रहा था जो अब ना जगने वाली नींद सो गया था। विरा की नजरें अब रुद्र को देख रही थी। विरा अपनी सर्द आवाज में रुद्र को देखते हुए बोली, रुद्र त्रिपाठी, याद रखना ये दुनिया हमदर्दी के लायक नहीं है। यहाँ कब कौन किसको धोखा दे देता है इससे तुम वाकिफ हो, और जिस बॉडीगार्ड को तुम देख रहे हो इसने आज ही एक 15 साल की मासूम लड़की का रेप किया है। रुद्र हैरानी से विरा की ओर देखे जा रहा था। रुद्र को अच्छे पता जो कह रही है सही कह रही है। ये दुनिया सच में हमदर्दी के लायक नहीं है। यहाँ कोई किसी का अपना नहीं होता, सभी स्वार्थ के भूखे हैं। और रुद्र को भी तो धोखा मिला था, और ऐसा धोखा जिसमें उसने अपनी मासूम छोटी बहन को खो दिया जिसे रुद्र जान से ज्यादा प्यार करता था। रुद्र अपने ख्यालों में था कि उसे अपने हाथ पर किसी का हाथ महसूस होता है। रुद्र अपने हाथ की ओर देखता है। ये हाथ शिवेश का था। शिवेश को पता था रुद्र क्या सोच रहा है।
और जिसे सोच रुद्र सबसे ज्यादा दुखी होता था। शिवेश को अपने साथ देख रुद्र हल्का मुस्कुरा देता है। रुद्र और शिवेश का बांध देख वीरा मन में बोली, मानना पड़ेगा मिस्टर एक्टू है तो समझदार, पर मेरे साथ ही इसको लड़ते रहना है। हूँ डैनी अपने आदमियों को देखता है जो उस बॉडीगार्ड को देखकर डरे हुए थे। डैनी उसे वीरा और अंकेश को पकड़ने का इशारा करता है। बॉडीगार्ड डैनी का इशारा पाकर वीरा और अंकेश को घेर लेते हैं। डैनी एक शैतानी हंसी हंसते हुए बोला, ये तो अच्छा हुआ आज क्वीन मेरे इलाके में खुद ही मरने आ गई। और फिर वीरा के पास जाते हुए बोला, क्या सोचा था तुमने ये नकाब पहने अपनी पहचान छुपाती रहोगी और तुम बच जाओगी? तुम्हें मारने के लिए तो कितने ही तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं और आज तुम मरोगी, वो भी डैनी के हाथों से। डैनी तुम्हें मारकर इस अंडरवर्ल्ड का डॉन बनेगा। इतना कहकर डैनी खतरनाक हंसी हंसने लगता है। डैनी को देख उसके बॉडीगार्ड भी हंसने लगते हैं। वीरा सभी को अपनी खाली आंखों से देख रही थी। डैनी अब चार्ली के पास आता है और चार्ली को देखते हुए बोला, चार्ली पहले तो तुम इस शिवेश सिंघानिया को खत्म करो। पर चार्ली अपनी जगह से हिलता भी नहीं। तभी वहां वीरा की खौफनाक आवाज गूंज जाती है, डैनी पहले अपने बॉडीगार्ड को कहो कि इन्होंने जो गन हम पर तान रखी है उनमें बुलेट चेक कर ले, अगर उनमें बुलेट नहीं हुई तो वो बहुत बुरी मौत मरने वाले हैं। वीरा की बात सुनकर सभी गार्ड अपनी अपनी गन चेक करने लगते हैं और उनकी गन में एक बुलेट भी नहीं होती है। एक बॉडीगार्ड डैनी को देखते हुए बोला, बॉस इनमें बुलेट नहीं है। डैनी सभी के पास जाकर गन में बुलेट चेक करता है पर किसी की भी गन में बुलेट नहीं होती है। तभी चार्ली के हंसने की आवाज आती है। डैनी चार्ली को नासमझी में देखने लगता है। चार्ली हंसते हुए बोला, क्या हुआ ससुर जी, आपका पासा आप पर ही पलट गया, बुरा तो लगा होगा ना? डैनी चार्ली की बात सुनकर समझ गया कि ये सब चार्ली का किया कराया है। डैनी चार्ली को गुस्से में घूरते हुए बोला, इसका मतलब ये सब तुमने किया है? चार्ली मुस्कुराते हुए डैनी के पास जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, जी हाँ ससुर जी, अब इतना तो करना पड़ता है, आपको भी तो पता चलना चाहिए ना कि जब कोई आपके साथ धोखा करता है तो कैसा लगता है। चार्ली अंतिम के शब्द बहुत गुस्से में कहता है। डैनी चार्ली को देखते हुए बोला, कौन हो तुम? इस बार वीरा बोलती है, डैनी अपनी करनी याद रखनी चाहिए, जो धोखा तुम दूसरों को देते हो उसी धोखे का शिकार एक दिन तुम्हें खुद होना पड़ता है। डैनी के साथ साथ शिवेश रुद्र को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है, पर अंकेश सारी सच्चाई जानता था इसलिए वो कुछ नहीं बोलता और चुपचाप एक जगह खड़ा रहता है। चार्ली डैनी को देखते हुए बोला, ज्यादा कंफ्यूज मत होइए ससुर जी, चलिए आपको सारी सच्चाई से रूबरू करा देते हैं। डैनी अभी कंफ्यूजन में चार्ली को देख रहा था। चार्ली के सामने खड़ा होते हुए बोला, याद है आपको एक छोटा बच्चा अपने डैड के साथ मस्ती कर रहा था और उसके डैड उस बच्चे के साथ हंसते हुए खेल रहे थे। डैनी को चार्ली की बात सुनकर ऐसा सीन अपनी आंखों के सामने दिखाई देता है जिसमें एक बच्चा अपने डैड के साथ मस्ती कर रहा था और उसके साथ उसके डैड भी गार्डन में खेल रहे थे। उस लड़के की उम्र 12-13 साल के आसपास थी। वही डैनी वहां खड़ा उन दोनों को देख रहा था। कुछ देर ऐसे ही देखते रहने के बाद डैनी उन दोनों के पास जाते हुए बोला, सर आपकी इम्पोर्टेंट मीटिंग है, आपको चलना चाहिए। वो आदमी अपनी कमर पर दोनों हाथ रखते हुए बोला, बस आर्यन बेटा, हम थक गए हैं, अब हम और नहीं भाग सकते। वो बच्चा जिसका नाम आर्यन था वो मुंह बनाते हुए बोला, क्या डैड आप इतनी जल्दी कैसे थक गए हो, अभी तो हमने खेलना शुरू किया था ना। वो आदमी जिसका नाम विनय सिन्हा था, आर्यन के पिता, आर्यन के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोले, आर्यन डैडी को अभी जरूरी मीटिंग के लिए जाना है बेटा, हम आकर आपके साथ जरूर खेलेंगे। आर्यन मुंह बनाते हुए बोला, आपको हमेशा काम रहता है डैड। तभी वहां एक औरत आती है जिसकी उम्र 30 साल के आसपास थी। वो औरत आर्यन के पास आते हुए बोली, आर्यन डैड को काम है तो तुम उन्हें जाने दो बेटा और हम खेलेंगे तुम्हारे साथ, आप अपनी मम्मा के साथ खेलना नहीं चाहोगे? आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, ओके मैं डैड के साथ फिर कभी खेल लूंगा। विनय जी मुस्कुरा देते हैं और प्यार से आर्यन का माथा चूम लेते हैं। वही डैनी अब भी उस औरत को अपनी हवस भरी नजरों से देखे जा रहा था। आर्यन जी उस औरत के पास आते हैं और प्यार से उसके माथे को चूमते हैं और कहते हैं, प्रतिभा अपना और आर्यन का ख्याल रखना, हम मीटिंग अटेंड कर जल्द ही आते हैं। प्रतिभा जी मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला देती है। विनय डैनी के साथ वहां से चला जाता है। डैनी पीछे मुड़कर प्रतिभा को देखता है जो आर्यन के साथ अब खेल रही थी। डैनी विनय का असिस्टेंट था। विनय ऑस्ट्रेलिया का जाना माना बिजनेसमैन था और आज किसी मीटिंग के लिए जा रहा था, पर उसे कहा पता था आज का दिन उसके और उसके परिवार का सबसे बुरा दिन है।